कायद का मतलब क्या होता है? कायद उसे ही कहते हैं जो हालात की संगीनी को, आने वाले खतरात को पहले ही भांप ले और अपने पीछे चलने वालों को अगर मुमकिन हो तो उन खतरात को उनकी तरफ से मोड़ दे कि उस खतरे से कम नुकसान हो। अब आज जब आग लग गई, फसल जलकर राख हो गई, तब हम कुआं खोदने बैठे हैं। अब जब फैसला आ गया और उस पर अमल कराने की बात आ रही है, तो अब ये हमारे जिम्मेदारान जागे हैं और अब ये मीटिंग्स करा रहे हैं। उसमें कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कानून का माहिर हो। अब कानून के जरिए हमला हुआ है, अब उसका बचाव करना है तो आपको कानून आना चाहिए, लेकिन उस मीटिंग में ऐसा कोई शख्स मुझे नहीं दिख रहा है। बेवजह की मीटिंगें सुर्खियां बटोरने के लिए, और जब मीटिंग्स करनी थी तब इन लोगों ने मीटिंग नहीं की। मैं ये उन्हें दावते फिक्र दे रहा हूं कि अपनी क़यादत की ढोल बजाने के बजाय, साहिबे अलकाब बनने के बजाय साहिबे औसाफ बने। काफी दिनों के बाद आज फेसबुक लाइव के जरिए आपसे एक इंतहाई अहम टॉपिक पर बातचीत करने के लिए फेसबुक लाइव पर जुड़ा हूं। उन्वान हमने लिख दिया है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा बोर्ड के बारे में जो फैसला दिया है, उस फैसले पर बात करने के लिए मैं फेसबुक लाइव पर मौजूद हूं। इससे पहले कि मैं इस फैसले के ताल्लुक से बातचीत शुरू करूं, एक बात इंतहाई ज़रूरी है जो मैं कहना मुनासिब समझता हूं। मुझे गालिबन ये अल्लामा इकबाल का शेर है कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसे क्या समझेंगे 2 रकत नमाजों के इमाम। ये फैसला जिनके मुतालिक आया है वो कोई आम लोग नहीं, ये उस जमात और उस गिरोह के बारे में फैसला है जो गिरोह अपने मुतालिक ये कहती है कि वो तमाम कायदों में सबसे बेहतर कायद हैं, जिनमें बाज़ तो ऐसे हैं जिनके मुतालिक उनके अकीदतमंद यहाँ तक दावा रखते हैं कि वो मुस्तकबिल की बातों को भी जानते हैं, वो दिलों के हाल को भी जानते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि मैं तकरीबन 2 महीने से जो भी मुमकिन ज़रिए हैं उनसे उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह का एक मसला चल रहा है और मुमकिन है कि इस तरह का फैसला आ जाए और तब ये दुश्वारियां सामने आएंगी। कायद का मतलब क्या होता है? कायद उसे ही कहते हैं जो हालात की संगीनी को, आने वाले खतरात को पहले ही भांप ले और अपने पीछे चलने वालों को अगर मुमकिन हो तो उन खतरात को उनकी तरफ से मोड़ दे, और अगर ना मोड़ सके तो कुछ ऐसा इंतज़ाम और एहतमाम करे कि उस खतरे से कम नुकसान हो। अब आज जब आग लग गई, फसल जलकर राख हो गई, तब हम कुआं खोदने बैठे हैं। अब जब फैसला आ गया और उस पर अमल कराने की बात आ रही है, तो अब ये हमारे जिम्मेदारान जागे हैं और अब ये मीटिंग्स करा रहे हैं। और उस मीटिंग की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी हैरत अंगेज तस्वीरें हैं। उसमें कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कानून का माहिर हो। अब कानून के जरिए हमला हुआ है, अब उसका बचाव करना है तो आपको कानून आना चाहिए, लेकिन उस मीटिंग में ऐसा कोई शख्स मुझे नहीं दिख रहा है। बेवजह की मीटिंगें सुर्खियां बटोरने के लिए, और जब मीटिंग्स करनी थी तब इन लोगों ने मीटिंग नहीं की। बहरहाल मैं अब उस बात को यहीं पर रोक रहा हूं और मैं ये उन्हें दावते फिक्र दे रहा हूं कि अपनी क़यादत की ढोल बजाने के बजाय, साहिबे अलकाब बनने के बजाय साहिबे औसाफ बने। ये जो फैसला आया, इस फैसले की शुरुआत कैसे हुई? ये 86 पेज का जजमेंट है जो मेरे हाथ में है। इस फैसले की शुरुआत ऐसे हुई कि एक मदरसा है निसारुल उलूम, शहजादपुर, अकबरपुर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर में। वहां पर कोई एक शख्स थे मोहम्मद जावेद, जिन्होंने वहां पर नौकरी की शुरुआत की पार्ट टाइम असिस्टेंट टीचर के तौर पर 2011 में। उन्होंने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई और ये कहा कि मदरसा शिक्षक परिषद और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को ये निर्देशित किया जाए, हाईकोर्ट उनसे ये कहे कि कोई रेगुलर भर्ती ना हो उनकी जगह पर, बल्कि उनकी ही नौकरी को रेगुलर कर दिया जाए और उनकी जो तनख्वाह है वो उसी के मुताबिक, रेगुलर टीचर के मुताबिक दी जाए। पार्ट टाइम टीचर थे और उन्होंने हाई कोर्ट में एक अर्जी पेश की कि
उनकी जगह पर किसी दूसरे को रेगुलर ना किया जाए, उन्हीं की सर्विस को रेगुलर करके और जो रेगुलर टीचर की सैलरी होती है वो सैलरी वगैरह और जो भी जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनको दिए जाएं। जब ये मुकदमा अदालत के सामने पेश हुआ तो सिंगल जज की बेंच थी, एक जज इस मुकदमे को सुन रहे थे और उन्होंने मुकदमे को सुनते हुए जिस कानून के तहत उन्होंने ये रिलीफ मांगा था उस कानून पर उन्होंने गौर फिक्र करना शुरू किया। और जब उन्होंने गौर फिक्र किया तो उस अदालत ने, उस कोर्ट ने, उस जज ने कुछ सवालात फ्रेम किए और खास तौर से जो उनका सवाल था वो ये था कि जो ये मदरसा बोर्ड बनता है उसका जो चेयरमैन होता है, उसके जो मेंबरान होते हैं वो एक खास मजहब से आते हैं। हालांकि वो बोर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, स्टेट ने उसको बनाया है, सरकार ने उसको बनाया है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होने के बावजूद उस बोर्ड के जो रुकन होते हैं, जो उसके ओहदेदारान होते हैं, वो एक खास मजहब से आते हैं। ऐसी एक व्यवस्था की गई है। तो उन्होंने तकरीबन 3 सवाल बनाए और उन 3 सवाल में इन्हीं बातों पर जोर दिया और पूछा कि क्या कोई कानून, क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा बोर्ड बना सकती है जिसमें एक खास मजहब के लोग हों, जो किसी सब्जेक्ट, किसी फील्ड की महारत के बजाय एक खास मजहब से मुताल्लिक होने की बुनियाद पर तकर्रुरी देती हो, अपॉइंटमेंट देती हो कि ये शख्स फला मजहब से ताल्लुक रखता है इसलिए इस बोर्ड का सदस्य हो सकता है, इस बोर्ड का ओहदेदार हो सकता है, और वो कोई उससे मखसूस किसी तरह की क्वालिफिकेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं करती। तो ये 3 सवाल उन्होंने बनाए और ये जो लीगल प्रैक्टिस है उसमें ये होता है कि अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन, कोई ऐसा सवाल किसी सिंगल जज की बेंच के सामने आता है तो वो चीफ जस्टिस को जो है रिफर करते हैं उस मैटर को और ये कहते हैं कि इसके लिए एक बड़ी बेंच बनाई जाए, एक से ज्यादा जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच गठित की जाए और उसके सामने ये सवाल रखे जाएं और वो इस सवाल पर गौर फिक्र करके इस पर कोई नतीजा दें, जिसको रेफरेंस कानून की जुबान में बोलते हैं। तो उन्होंने ये 3 सवाल बनाए और उन 3 सवाल पर लार्जर बेंच के रेफरेंस मांगा। मामला चीफ जस्टिस के पास गया। चीफ जस्टिस ने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए एक बेंच नामित की। मामला चल ही रहा था कि इसी दरमियान अंशुमान सिंह नाम के एक शख्स ने एक पिटीशन कर दी और उन्होंने मदरसा बोर्ड एक्ट को डायरेक्टली उस पर अटैक किया और ये कहा कि ये मदरसा बोर्ड एक्ट चूंकि सेकुलरिज्म के खिलाफ है इसलिए ये एक्ट नहीं चल सकता और इसको रद्द किया जाना चाहिए। बहरहाल 18/5/23 को ऑर्डर किया चीफ जस्टिस ने और जो मौजूदा जजेस की बेंच थी जिसने फैसला दिया है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस विवेक चौधरी, ऑनरेबल जस्टिस सुभाष विद्यार्थी साहब थे, उन दोनों जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाई गई 18/5/23 को चीफ जस्टिस के ऑर्डर से। और उसके बाद 31/7/23 को जो ये अंशुमान सिंह लेके आए उसको भी उसी में ज्वाइन कर दिया गया, कनेक्ट हो गई ये पिटीशन। उसके बाद फिर जुलाई 2023 के बाद मौका ब मौका इस मुकदमे की सुनवाई करने की कोशिश होती रही, लेकिन सुनवाई टलती रही। बिलाखिर जनवरी 2024 में इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई बाज़ाब्ता तौर से। और इत्तेफाक से मुझे इस मुकदमे के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन मेरा एक चूंकि उसी कोर्ट में मेरा एक मुकदमा लगा हुआ था तो वो चूंकि सुबह छूट गया था, मैं थोड़ा ताखीर से पहुंचा तो वो मेरा मुकदमा मिस हो गया। तो हमारे यहाँ जो है वो अगर कोई मुकदमा सुबह छूट जाता है तो वो उसको रिवाइज में लेते हैं, फ्रेश मुकदमे। तो फ्रेश मुकदमा था तो मैंने सोचा कि रिवाइज में आएगा, लेकिन लंच नहीं आया। लंच तक मैं बैठा रहा। लंच के बाद फिर ये हुआ कि अब लंच के बाद जब कोर्ट बैठेगी तो फिर आ जाएगा। तो मैं जब वहां बैठा रहा तो मैंने देखा कि जो जजेस रूटीन मैटर सुन रहे थे वो चेंज हो गए। पहले शुक्ला जी एक हैं, जस्टिस शुक्ला वो थे और विवेक चौधरी रेगुलर जजेस थे उस बेंच के, वो तो शुक्ला साहब हट गए और वहां पर विद्यार्थी साहब आ गए। तो मुझे हैरत हुई, मुझे लगा कि कोई ऐसा होता रहता है रूटीन वे में ये चीजें चलती रहती हैं कि कोई खास मखसूस मसले को सुनने के लिए या कोई मसला पहले इन दोनों जजेस ने सुन रखा हो, आधा सुना हो, तो उसको मुकम्मल करने के लिए या कोई फैसला इन दोनों ने दिया हो, सुरक्षित किया हो, तो उसको सुनाने के लिए ये बैठ जाते हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है 10-15 मिनट में ये मसला हल हो जाएगा, फिर हमारी रेगुलर कोर्ट बैठ जाएगी। लेकिन मुझे हैरत हुई कि मसला जो है वो घंटों तक सुनवाई के लिए चलता रहा। फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ,
मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई कौन सा मसला है। तो मैं फिर आगे गया और जाके बैठा। मैंने जब मसले को सुनना शुरू किया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अरे ये तो बहुत संगीन मसला चल रहा है, ये तो मदरसों के ताल्लुक से बहस चल रही है। और उसको जब मैंने उस बहस को सुना, जजेस के क्वेश्चन देखे, जजेस का इंक्लाइनेशन देखा, झुकाव देखा, तो मुझे लगा कि ये कानून रद्द हो जाएगा। मैंने वहां से निकलने के बाद जो जिम्मेदारान थे उनसे फोन पे राब्ता किया और उनको बताया कि इस तरह हाईकोर्ट में एक मुकदमे की सुनवाई चल रही है और उस मुकदमे में ये चीजें हो सकती हैं और मुमकिन है कि जिस कानून के तहत मदरसों का रजिस्ट्रेशन होता है वो कानून ही रद्द हो जाए। और अगर वो कानून रद्द हुआ तो अपने आप एक एक हौच-पौच क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसी अजीब सी नौयत पैदा हो जाएगी, हालत पैदा हो जाएगी कि मुमकिन है कि मदरसों को बंद करना पड़े। बहुत से लोगों ने मेरी बात पर कान नहीं धरा, बहुत से लोगों ने मेरी बात को रिकॉर्ड करके उसको वायरल किया, बहुत से लोगों ने ये कहा कि हाँ, हम जिम्मेदारों से बात कर रहे हैं और वो इस मसले पर मुमकिन है कि आगे कदम बढ़ाएं। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और उसके बाद लोगों ने जो है इस मसले पर उस वक्त संजीदगी से गौर नहीं किया। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि मैंने बरेली शरीफ के लोगों तक भी ये बात पहुंचाई, मैंने दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा से भी राब्ता किया, उनको भी इस मसले के बारे में बताया, लेकिन किसी तरफ से कोई इत्मीनान बख्श कदम नहीं उठाया गया वक्त रहते हुए। उसके बाद मुकदमे की शुरुआत जो है सुनवाई शुरू हुई और मुझे लगता है 24 जनवरी से कंटिन्यू मुकदमा सुनवाई रोजाना लंच के बाद होती थी और 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी टाइम रहता था अदालत के पास वो लगातार सुनवाई करते थे। और 8 फरवरी 2024 को मुकदमे की सुनवाई मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। मैं आपको बताऊं कि मदरसा टीचर एसोसिएशन करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी टीचर्स की, तो उनकी तरफ से एक काउंसिल जो है वो अपॉइंट किए गए थे जो इस मुकदमे में मदरसे को डिफेंड कर रहे थे, इस एक्ट को डिफेंड कर रहे थे। उनकी जानिब से, उनके जिम्मेदारान की जानिब से ये कहा गया कि साहब हमारे काउंसिल ने इतनी अच्छी बहस की कि जजेस मुतमईन हो गए और अब जो अंदेशों के बादल थे, खदशात के बादल थे वो छट गए। अब ये मुकदमा जो है वो हमारे फेवर में हो जाएगा। लेकिन मैंने उस दिन भी, जिन लोगों से मेरी बात हुई फोन पर, मैंने उस दिन भी कहा कि फैसला हमारे खिलाफ आने जा रहा है। चूंकि ये मैं कोई इल्म गैब की बुनियाद पर नहीं कह रहा था या कोई बदगोई की बुनियाद पर या किसी से कोई हमारी कोई रंजिश थी इस बुनियाद पर नहीं कह रहा था। मैंने जो बज़ाहिर ऐनी शाहिद होने की बुनियाद पर, मतलब लाइव स्पेक्टेटर होने की बुनियाद पर, प्रत्यक्षदर्शी होने की बुनियाद पर, जो मैंने वहां पर अदालत में देखा, जो अपने जानिब की जो बहस सुनी, जो फरीक मुखालिफ की बहस सुनी, जजेस की जो क्यूरियोसिटी देखी, जजेस का जो झुकाव देखा, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कानून रद्द होगा। हालांकि मेरी बगल की सीट पर बैठे हुए मेरे साथी कह रहे थे कि नहीं पूरा कानून तो रद्द होना मुमकिन नहीं लग रहा है, मतलब मेरी लीगल फील्ड से जुड़े हुए लोग, लेकिन मैं ये कह रहा था कि नहीं पूरा कानून ये रद्द हो जाएगा। और बहरहाल वही हुआ, फैसला आया और कानून रद्द हो गया। तो वो 3 पैमाने थे जिसको हाईकोर्ट ने कायम किया और 3 शर्तें थी या 3 ज़ाब्ते थे जिन पर इस कानून को परखा गया। और परखने के बाद ये पाया गया कि उन पैमानों पर और उन ज़ाब्तों पर ये कानून मुकम्मल नहीं उतरता। और फाइनली जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर ये कहा हाईकोर्ट ने कि ये कानून जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है, लिहाजा इस कानून को फिलफौर रद्द किया जाता है। और जो इस फैसले का पैराग्राफ नंबर 100 था उसमें कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं और मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम स्टेट को ये डायरेक्ट करते हैं, हम स्टेट को ये निर्देश देते हैं कि वो फौरन जो है इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक स्कीम बनाएं और इनको रेगुलर स्कूल में, चाहे वो बेसिक एजुकेशन से की मान्यता से चल रहे हों या फिर इंटर और हाई स्कूल बोर्ड से वो स्कूल्स चल रहे हैं, उस जो बच्चा जिस लेवल का हो उस बच्चे को उस लेवल के स्कूल में अकोमोडेट किया जाए, समायोजित किया जाए। ये इस फैसले में आया। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि साहब इसका इफेक्ट सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आती थी, जो वित्तीय सहायता आती थी, वो सहायता बंद हुई है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना वाज़ेह फैसला है, बिल्कुल क्लियर लफ्जों में ये कहा गया है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे उनको रेगुलर स्कूल में एडजस्ट किया जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए, समायोजित किया जाए। जब इतनी वाज़ेह तौर से हाईकोर्ट ने ये बात कह दी, फिर मुझे नहीं लगता कि आखिर क्या बात, कौन सी कंफ्यूजन है उन्हें। दूसरी चीज यह है कि जब एक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर आप ये कहें कि साहब वो वित्तीय सहायता वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। वित्तीय सहायता मिलती रही हो ना मिलती रही हो, बोर्ड से मान्यता प्राप्त आप रहे हैं, बोर्ड से मंजूर शुदा आपका मदरसा रहा है, तो आपका मदरसा इस दायरे में आएगा, बंद होगा, ये मान लीजिए आप। अगर
सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे नहीं करता है, तो स्टे कर देता है। तो चूंकि अभी हमारे पास एक ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाकर और इस मुकदमे को, इस फैसले को चैलेंज करने का, और मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर दे, तो जब तक वहां सुनवाई मुकम्मल नहीं होती। तो अगर स्टे रहता तब तक आपके मदरसा महफूज रहेगा, लेकिन अगर स्टे नहीं हुआ तो आप ये मानिए कि अगर आप मंजूर शुदा मदरसा हैं, मान्यता प्राप्त मदरसा है, तो आपका मदरसा बंद होगा। फिर ये सवाल हुआ कि अगर जिन लोगों ने मान्यता ही न ली हो, तो जाहिर सी बात है जिनकी मान्यता नहीं हो तो वैसे ही गैर कानूनी है। भाई कोई भी हम इदारा चला रहे हैं, कोई भी हम तंजीम चला रहे हैं, तो अगर अगर उसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, कानूनी तौर से उसे मान्यता नहीं दी गई है, तो वो तो इलीगल हो गई। कोई मदरसा अगर आप बिना जो है मान्यता के चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इलीगल है, और वहां तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है। भाई इनके खिलाफ तो देखिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये एक एक्ट से पहले गवर्न हो रहे थे, वो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। लेकिन इनको बंद करना पड़ेगा और इनको अपने बच्चों को शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड से या इंटर हाई स्कूल बोर्ड से अपने मदरसे को मान्यता दिलाकर वहां उन क्लासेस को अपने यहाँ चलाना शुरू कर देते हैं, तो फिर खैर वो अलग बात हो जाएगी। अच्छा, अब जो 3 पैमाने थे जिस पर इसको चेक किया गया है इस कानून को, तो पहला पैमाना था और पहली जो बात थी वो इस कानून के बारे में कही गई, 3 ग्राउंड्स थे, उनमें पहला ग्राउंड था कि वायलेटिव ऑफ सेकुलरिज्म, यानी ये माना गया कि ये जो मदरसा बोर्ड एक्ट है ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी करता है। और एक तफसीली गुफ्तगू सेकुलरिज्म पर हुई, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कि सेकुलरिज्म क्या होता है और एक स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस पर भी गौर किया गया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटीज को, अकलियत को अपने इदारे चलाने, अपने इदारे कायम करने, अपने मजहब पर अमल करने का राइट है, तो उन्होंने कहा बेशक ये राइट है, बिल्कुल ये राइट है, लेकिन ये इंडिविजुअल का राइट है, ये सिटीजन का राइट है, ये लोगों का राइट है, ये स्टेट का राइट नहीं है। स्टेट कोई ऐसी जो है कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बना सकता है, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो किसी एक मजहब के लिए हो। ये इन्होंने तफसीली गुफ्तगू की इसमें, और ये कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो आर्टिकल 29 या 30 या 25 का रेफरेंस देते हुए कि साहब हम तो मजहब को प्रोफेस कर सकते हैं, मजहब पर अमल कर सकते हैं और अपने मजहबी इदारे बना सकते हैं, तो इस पर कोर्ट ने ये कहा कि ये इंडिविजुअल का राइट तो हो सकता है, लेकिन उसको कानूनी मान्यता देने से स्टेट का ये राइट नहीं है कि वो मजहब बेस्ड, रिलीजन बेस्ड कोई स्टैट्यूट बनाए। लिहाजा उन्होंने ये हेल्ड किया कि जो मदरसा बोर्ड एक्ट है ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, और इसलिए उन्होंने कहा कि इस पैमाने पर हम इसको खरा नहीं पाते, इसलिए इसको उन्होंने रद्द कर दिया। उसके बाद फिर दूसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 21A, ये 2 संविधान के अनुच्छेद हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा कि 21A जो हर 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए स्टेट को ये डायरेक्ट करता है, स्टेट को ये मैंडेटरी करता है, स्टेट पर ये लाजिम करता है कि वो 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन की फ्री और कंपलसरी अरेंजमेंट करे। तो कोर्ट ने इस पर यह कहा कि जब हम इसका जायजा लेते हैं तो उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर जो एजुकेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ना लिखना बस सिखा देना। उन्होंने कहा कि एजुकेशन को हम इस माने में लेंगे कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूनिवर्सल होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी यूनिवर्सल होनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो जो आप हिंदुस्तान के किसी स्कूल में पढ़ के गए हैं वही क्वालिटी आपको दूसरी जगह पर भी मिले, वही स्टेटस मिले, वही मौजूदा जो मॉडर्न निज़ाम है उस मॉडर्न निज़ाम की समझ आपके अंदर डेवलप कर सके वो एजुकेशन। अगर ऐसी एजुकेशन है तभी वो 21A के दायरे में जिस एजुकेशन की बात कही गई है उस एजुकेशन की दायरे में आएगी। तो इन्होंने 21A पर जो है ये बात कही, और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि साइंस नहीं है और जो मैथ्स हैं वो नहीं है, जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं वो या तो आलिम की जो निसाब है उसमें है नहीं या बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और उन्होंने कहा ये मौलवी कोई तफसीर हुसैन है, इसको इतना बेहूदे को नहीं पता है कि अगर किसी कानून का रिव्यू किया जा रहा है, किसी कानून पर बात की जा रही, किसी फैसले पर बात की जा रही है तो ठीक है तुम्हारे लिए बकवास होगी, तुम लोग खुद अब एक शिट और एक बकवास बनकर रह गए हो, ठीक है, और आगे भी तुम बकवास बनकर रह जाओगे। तुम लोगों ने शुरू में भी इन चीज़ों को बकवास ही समझा था, तभी आज इस अंजाम पर पहुंचे हो। तो इसलिए कम से कम अपने ओहदे और अपने जो तुम हो उसका जो है कम से कम लिहाज करो।
एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को बकवास कह देना, वो तुम्हारे जैसे बकवास लोगों की ही समझ हो सकती है। बहरहाल, तो फिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक तो पैमाना उन्होंने सेकुलरिज्म पर उसको नापा, और ये कहा कि चूंकि जो बोर्ड है उस बोर्ड में एक मखसूस मजहब के ही लोगों के तकर्रुर करने की बात कही गई है, इसलिए वो एंटी सेकुलरिज्म है, वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म है। दूसरा उन्होंने कहा कि 21A में जो राइट बताए गए हैं 6 साल से 14 साल के बच्चे की, वो क्वालिटी एजुकेशन की राइट है, और जो मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन के दायरे में नहीं आ रहा है, इसलिए 21A और 21 का जो है वो वायलेशन है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि कंफ्लिक्ट ऑफ मदरसा एक्ट एंड यूजीसी एक्ट। यूजीसी ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। पूरे मुल्क में जो हायर एजुकेशन है, क्या पढ़ाया जाएगा, उसको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्जाम्स कैसे होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये डिसाइड करने का यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एक आयोग है, उसी के पास इसका राइट है। और उनको ये राइट ऐसा नहीं कि ये राइट किसी और को भी शेयर किया जा सकता है, किसी और को भी हिस्सा दिया जा सकता है। ये यूजीसी का केवल उसका और उसका राइट है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी अपने यहाँ यूनिवर्सिटी बना रही है तो उस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा, उसका पैटर्न क्या होगा, इसको डिसाइड करने का राइट केवल यूजीसी को है। तो इन्होंने ये कहा कि जो मदरसा बोर्ड एक्ट है, इसमें आलिम की जो डिग्री है, जो फाजिल की जो डिग्री है, डक्टूरा की जो डिग्री है, जो अल्लामा की डिग्री है, ये हायर एजुकेशन के इक्विवेलेंट बताई गई। के नतीजे बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं और बहुत संजीदा मसला है ये, बहुत तशवीशनाक ये बात है कि अब जो है वो मदरसे कैसे चलेंगे, क्योंकि अगर जिस बोर्ड के तहत उनको रेगुलराइज किया जाता था वो बोर्ड ही खत्म हो गया, वो कानून ही खत्म हो गया और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरी स्कूलों में शिफ्ट करने की बात कह दी गई है। तो अब ये देखना यह है कि आगे जो हमारे कायदीन हैं, जो मदारिस के जिम्मेदारान हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें स्टे देता है कि नहीं देता है, ये फ्यूचर की बात है, ये मुस्तकबिल की बात है और उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अब एक आने वाले वक्त में अगर हुकूमत की जानिब से कोई पहल नहीं की जाती, स्टेट चाहे तो कोई इस पर कानून ला सकती है, अगर स्टेट की जानिब से कोई पहल नहीं की जाती तो फिलहाल मदरसों का मुस्तकबिल अंधेरे में दिख रहा है। बहरहाल हम लोग अल्लाह से दुआ करें कि ये जो मुसीबत, जो ये खतरा आया है